थर्ड टेस्ट डिस्कशन। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें उड़ीसा के हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस इरेलेवेंट भी हो गए हैं क्योंकि पुराना है, थोड़ा नया इलेक्शन हो गया है, नई सरकार आ गई है। सो वील सी द क्वेश्चंस कि हाउ दीज क्वेश्चंस हैव सॉर्ट ऑफ चेंज्ड। तो जो भी एसेंशियल क्वेश्चंस हैं ओपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द सीएम ऑफ उड़ीसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है ना। क्या ट्रिक अपनाएंगे, नीचे से रीड करें बेहतर रहेगा, नीचे से रीड करो। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट अ पर्सन, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया तो उसको अंडरलाइन कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर कर रहा है या कोई लॉ रिक्वायर कर रहा है। The Constitution requires that a person must prove his majority in the Legislative Assembly before he is appointed as the CM. है क्या ऐसा? नहीं ना, पहले he can be appointed as the CM and then he can be asked to prove his majority. तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपको ऑप्शंस के हिसाब से आंसर्स अलग है, मतलब ओनली 1 ओनली 3 वाला है। तो ऑल 4 तो नहीं होगा, कट कर सकते हैं इतना। फिर देखते हैं, in order to become a CM, a person has to be the member of a state legislative assembly. ये भी गलत ही है, ठीक है। तो ओनली 3 ये भी कट गया। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ से हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। ये मान के चलो कि जब आपने इसको रिड्यूस कर दिया 50% में, तो 60 to 70% ऑफ दीज क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड। ये याद रखना, क्योंकि अब आपकी पॉसिबिलिटी इसको सही करने की क्या है, 50% है। प्रोवाइडेड आपने जितना भी, मैंने क्या ट्रिक बताया था कि 1, 2 और 3 में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर लीजिए, है ना। ये 1 वो है जिसका आपको 100% आंसर पता है, 100% आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। ये सारे अटेम्प्ट कर लीजिए आप, और ये तकरीबन 25 से 30 सवाल होने वाले हैं। 25 to 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ऐसे होंगे। कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो 60 to 70 क्वेश्चन उसके डेफिनेटली एकदम आने ही वाले हैं, एकदम भिड़ गए हैं उसके, ऐसे नहीं होने वाला है। 25 से 30 सवाल ही होंगे, बाकी आपको बैठ करके दिमाग लगाना है वहाँ पर, ऐसे करना है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को स्क्वीज आउट करना है ना। तो ये आपके पास आ गया, और डेफिनेटली मान लीजिए इसमें आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, इसमें आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80 to 90% होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है ना कि आपको एकदम 100% आता, आपको लग रहा है कि आपको 100% आता हो, पर 100% ही सही हो ये जरूरी नहीं है। तो मान के चलें कि अगर आप 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं और 80% एक्यूरेसी है, तो आपने 24 क्वेश्चन सही किया है और 6 गलत किया है, यही होगा। मान के चलिए कि कोई भी यूपीएससी का पेपर में ना कट ऑफ आजकल 90 मार्क्स, मान के चलिए 90 to 95 जा रहा है। दैट मीन्स इन टोटलिटी आपको 48 to 50 क्वेश्चंस प्योरली सही करने हैं, नेट सही आपका होना चाहिए, है ना। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में प्ले करनी चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी है, उसकी बेसिस पे जैसे आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आपको उस क्वेश्चन पेपर को देख करके एक इमीडिएट एक फील आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड है या क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी है ना। वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये सारी छोटी छोटी बातों को भी समझते हुए ये पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आंसर लाना नहीं है, हमें एक एक ट्रिक को भी समझना है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा कि ये स्टेट सर्विस के लेवल का क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा मतलब कि मुझे तो अजीब ही लग रहा था सॉल्व करने में, मुझे लगा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, ये ओपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि आपका अप्रोच देखिए, बार बार सीएम ऑफ उड़ीसा अगर लिख रहा है, हर जगह अगर सीएम कर रहा है, तो मान के चलिए कि उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछी जा रही हैं। तो 2 तरीके की तैयारी होगी, आपकी ओपीएससी की तैयारी होगी और आपकी यूपीएससी की तैयारी होगी। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 5 साल का जो भी ओपीएससी का पेपर है वो अपने पास प्रिंट आउट करके स्पायरल में रख लीजिए, और क्वेश्चंस आप देखिएगा, क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। आराम से आपके जो है ना 20 to 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं उसको। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रखिए। अब देखिए, सीएम ऑफ उड़ीसा इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। ठीक है, ये तो कोई गलत बात नहीं कह रहा है, ठीक है। चीफ स्पोक्स पर्सन मतलब रियल हेड कौन होता है, सीएम होता है। ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, क्या है ये भी सही है। तो क्या होगा आंसर, ओनली 2।
ये भी मान के चलिए कि जहाँ पे ऐसे ओनली वन ओनली टू वाला स्टेटमेंट्स है तो 60 to 70% चांसेस ये होगा कि ओनली टू होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्रिक यूज कीजिएगा, अपने कॉमन सेंस को यूज कर लीजिएगा पहले। एकदम 100% आपको पता है और वो आंसर आपका ओनली 3 आ रहा है तो आंसर ओनली 3 ही होगा। ये मत कीजिएगा कि नहीं नहीं ओनली 2 है। ये तब है जब आप एकदम फंस जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रिक का इस्तेमाल कब होता है? जब आप दलदल में फंस गए और वहां से निकलने के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। ट्रिक मतलब ट्रिक कैन नॉट बी अ सब्सटैंटिव मोशन, इट कैन ओनली बी सब्सिडियरी मोशन। समझ गए ना? मतलब एक सब्सटैंटिव मोशन आपकी खुद की तैयारी है, उसके साथ ट्रिक है, ट्रिक के साथ तैयारी नहीं है। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, सिर्फ ट्रिक के भरोसे जाइएगा तो अगले साल फिर आ जाइएगा तैयारी करने। ठीक है, चलिए अब देखिए, recently the center has changed the governor of the state of Odisha regarding consider the following statements. Former CM of Jharkhand, ये तो मुझे पता भी नहीं था, क्लास में मैंने 4-5 बार इनकी हिस्ट्री भी बता दी है ना। अब ये सवाल फिर आ गया रघुवर दास जी पर, इनको मैंने ये भी बता दिया कि ये इलेक्शन किससे हारे हैं, है ना। मतलब कि he comes from Jharkhand. तो former CM of Jharkhand Shri Raghuvar Das has been appointed as the new governor of Odisha by the President of India. क्या है ये स्टेटमेंट? कौन अपॉइंट करता है? आज गवर्नर की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया, कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ही हैज सक्सीडेड डॉक्टर गणेशी लाल, अब ये भी सही है, ठीक है। गणेशी लाल साहब को इन्होंने किया। द ओथ एंड द अफर्मेशन टू द गवर्नर इज अपॉइंटेड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना टाइम है कि हर एक वो स्टेट के गवर्नर जिनको वो कभी भी हटा सकता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। हर स्टेट के गवर्नर को आकर के प्रेसिडेंट ओथ देगा क्या? नहीं। खुद सोचो, एक प्रेसिडेंट है, कहाँ कहाँ जाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, है ना, तो होंगे। तो ये आंसर, आप ये स्टेटमेंट आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? ओनली 2। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, आज इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 जो है, जिसके बारे में हमने बताया कि रिजर्व हो जाता है, गवर्नर क्या करता है? बिल को रिजर्व करता है। आप समझना, गवर्नर के पास 2 तरीके के बिल आ सकते हैं। एक तो मनी बिल आ सकता है, ये जो मनी बिल है, या फिर वो उसके पास ऑर्डिनरी बिल आ सकता है। ये जो है वो स्टेट मनी बिल है या स्टेट ऑर्डिनरी बिल है। तो ये जो बिल है वो सीएम वगैरह ने उसके पास भेजा है कि वो उसको साइन करके दे। अब मनी बिल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो मनी बिल को वापस सस्पेंसिव वीटो उस पर नहीं लगा सकता है। इन जनरल जब हम लोग जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे तो हमने क्या देखा कि मनी बिल पे सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो लग सकता है या फिर उसको पास कर दो, दो में से दो ही ऑप्शन चलते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर केस में भी जब एक गवर्नर के पास आएगा तो इस मनी बिल पे वो सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता है। यानी या तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पर साइन कर दे वो, या वो जाकर के प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। और एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया ना तो फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उससे डील करेगा, गवर्नर का काम खत्म। पर मनी बिल के साथ तो ये हो गया। ऑर्डिनरी बिल के साथ क्या है? या तो उस पर साइन कर दे, है ना, या इस पे सस्पेंसिव वीटो लगा दे। सस्पेंसिव वीटो भी तो लगा सकता है ना, उसको वापस भेज दिया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर सस्पेंसिव वीटो उसने लगा दिया और दोबारा इसके पास गया तो उसको साइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? गवर्नर ने अगर वापस भेज दिया फॉर रिकंसिडरेशन, उसने वापस उठा करके गवर्नर के पास भेज दिया, तो गवर्नर विल हैव टू साइन। ऐसे सिचुएशन को बचने के लिए क्या करता है? वो इसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। अब आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम लोग अब आगे देखते हैं, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू द मनी बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नर मे गिव एसेंट, तो ये मनी बिल के बारे में पूछ रहा है, ये याद रखना, अंडरलाइन कर दो मनी बिल। गवर्नर मे गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है, दे सकता है भाई, इसमें क्या गलत है? दे देगा। गवर्नर में विथहोल्ड इज एसेंट टू द बिल, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है कि नहीं? लगा देगा भाई, क्या दिक्कत है? गवर्नर कैन नॉट रिटर्न एंड रिजर्व द बिल एज इट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द हाउस बिफोर हिज प्रायर रिकमेंडेशन। कैन नॉट रिटर्न, मनी बिल को क्या वो रिटर्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। या तो वो सिर्फ उसको एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है या उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए।
तो ये वाला पोर्शन तो गलत हो गया ना, कैन नॉट रिटर्न, ये वाला पोर्शन गलत है। एंड रिजर्व द बिल, मतलब वो रिजर्व द बिल कर सकता है बट वो रिटर्न कैन नॉट रिटर्न। तो ये गवर्नर कैन नॉट रिटर्न मतलब ये तो सही है ना भाई, ये सही है ना, गवर्नर कैन नॉट रिटर्न एंड रिजर्व द बिल। तो रिजर्व तो वो कर सकता है पर वो क्या करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही कैसे हुआ भाई, गलत हुआ ना यार। गवर्नर कैन नॉट रिटर्न एंड रिजर्व द बिल as it is being presented to the house before his prior recommendation, cannot return and reserve the bill। यार गवर्नर क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है गवर्नर, अच्छा ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट सही है, आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो चलो ठीक है, तो दो स्टेटमेंट तो सही है, इस पे आते हैं हम लोग, ये दो स्टेटमेंट सही है, तो दो तो इनकरेक्ट नहीं होगा ना, इनकरेक्ट या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। इनकरेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस के बारे में पूछ रहा है तो माइनस 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 और माइनस माइनस माइनस, तो ये ट्रिक समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये स्टेटमेंट सही है तो ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब सारे इनकरेक्ट हो, ऑल थ्री इनकरेक्ट है क्या, नहीं, ओनली टू इनकरेक्ट हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। अब एक ही चीज बच रहा है, एक भी इनकरेक्ट नहीं है या ओनली वन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इसमें फिर से आते हैं, गवर्नर कैन नॉट रिटर्न, ये स्टेटमेंट तो सही है, एज इट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द हाउस बिफोर हिज मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता, एंड रिजर्व द बिल विदाउट एंड रिजर्व द बिल एज इट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द हाउस, तो ये तो मेरे को स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कौन बोल रहा है गलत है, ठीक है, तो चलिए इसको सही कीजिए, सही हुआ तो नन, आंसर डी है, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ओडिशा बट इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक तो क्या क्वेश्चन जो है ना, इसका ग्रामर भी ऊपर नीचे है, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है ना, ये जो बोल रहा है गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ओडिशा, ये तो कर सकता है ये, बट इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड बाय द स्पीकर, इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट, बट इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड बाय द स्पीकर, या डिसॉल्व इसको स्पीकर कर रहा है, ये कह रहा है, स्पीकर करता है क्या डिसॉल्व, नहीं करता है, डिसॉल्व कौन करता है, गवर्नर करता है। ये तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी कुछ कुछ मिस्टेक है, अब इसको मेरे ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट सही से फ्रेम नहीं किया गया, ग्रामर्स का ध्यान देना चाहिए। तो इसको डिसॉल्व कौन करेगा, मैंने बताया था आपको क्लास में, दो होता है, समनिंग और प्रोरोगिंग, इसके बीच में एडजर्न कौन करता है, वो स्पीकर करेगा, पर डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट करता है वहां पे, और यहाँ पे कौन करेगा, गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। सेकंड क्या है, स्पीकर कैन सेंड मैसेजेस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग, स्पीकर क्यों भेजेगा भाई, ये तो गवर्नर भेजेगा, है ना, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट मैसेज भेजता है वैसे ये स्पीकर गलत होगा, यहाँ पे गवर्नर भेजेगा। अब ये बार बार इसको अंडरलाइन करना, करेक्ट इनकरेक्ट, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा, नीदर, 4 का डी। 5 में आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू गवर्नर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन इन सिलेक्शन ऑफ द सीएम इफ नो पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके मामले में भाई, जब हम लोग पीएम के बारे में पढ़ रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह ने, हम देखते हैं राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया था लीडर आफ्टर इंदिरा गांधी गॉट असैसिनेटेड, है ना, जब कोई एब्सोल्यूटली, मतलब ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं तो किसी को भी वो सीएम कर सकता है, यहाँ पे वो अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूज करता है, समझ में आ रहा है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन यही है, प्रेसिडेंट के केस में जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे थे, इस प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प और नॉट, तो इसी बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसी तरह गवर्नर भी ये कर सकता है कि भाई किसी को भी बोल सकता है, सीएम को सेलेक्ट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ही कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे इमरजेंसी लिखा गया तो ये मान के चलो कि
एक तरीके से स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो टिपिकली सस्पेंडेड होता है ना। क्योंकि देखो, एक तो तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी हुआ, नेशनल इमरजेंसी में जो स्टेट असेंबली होता है ना, वो क्या होता है, सस्पेंडेड नहीं होता है, वो नॉर्मली काम करता है। 3 तरीके के इमरजेंसी होते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और एक प्रेसिडेंट रूल होता है। ऐसे सिचुएशन में जब ये नेशनल इमरजेंसी लगता है अंडर 352 और ये प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर 356, ऐसे सिचुएशन में जब ये लग जाए, ये 3 कंडीशंस में लगता है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जबकि इसके कारण और हो सकते हैं, इसका कारण 365 हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ठीक से सेंट्रल और स्टेट के बीच के रिलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इस सिचुएशन में ना आपका स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाएगा। इसमें सस्पेंड होता है पर इसमें सस्पेंड नहीं होगा, ये अपना नॉर्मल काम करता रहेगा, पर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा ना, वो इसको ओवरराइड कर जाएगा। पर ये सस्पेंड हो गया, मतलब अब ये लोग बैठेंगे घर में, कोई भी लेजिस्लेटिव काम नहीं कर सकते। अब जो भी लॉ बनाने का काम करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, या प्रेसिडेंट का कोई जिसको वो अथॉरिटी देगा, जो टिपिकली उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में, कौन होता है, गवर्नर होता है। तो उसको गवर्नर रूल भी कहते हैं, एक तरीके से गवर्नर रूल पे काम कर सकते हैं। बट टिपिकली ये मान के चलिए कि अगर ये सिर्फ इमरजेंसी लिखा हुआ है ना, तो ये नेशनल इमरजेंसी होता है टिपिकली। अगर सिर्फ इमरजेंसी लिखा हुआ है, वैसे इमरजेंसी प्रोविजंस 3 हो सकते हैं, अगर कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी होगा, प्रेसिडेंट रूल लिखेगा वो, या फिर नहीं तो स्टेट इमरजेंसी वो मेंशन करेगा। पर कॉमन पार्लेंस में क्या होता है, इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें भी अगर चाहे तो वो ओवरराइड करवा सकता है, लेकिन टिपिकली सेंटर का ओवर रूल कर जाता है उस पर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, गवर्नर कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर। क्या वो डिस्क्रिशनरी पावर से करता है? मैंने क्या पढ़ाया था सबऑर्डिनेट जजेस के बारे में, कि वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होता है इसमें, याद है क्लास में जो मैंने पढ़ाया था पार्ट 6 में, 233 टू 237, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 में इसके बारे में बात किया जाता है। और इसके लिए वो किसको साथ में लेकर के उसका डिस्कशन करता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। यानी वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलजुल करके एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है। किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करने के लिए वही है। तो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ। 2 स्टेटमेंट सही है, एक तो फिर ऑल इज नॉट हिज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। अंडर आर्टिकल 213 क्या बात करता है? ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है। 123 प्रेसिडेंट के लिए, 213 गवर्नेंस के लिए, और ये ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। Which of the following is not his discretionary power? So this is not his discretionary power, this is not his discretionary power, and ये भी अच्छा। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया, मतलब ये तो सवाल का ही ऐसा हिसाब किताब है ना, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नॉट हिज डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये तो है डेफिनेटली। ये भी इसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो किसके एडल एडवाइस पे कर रहा है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बात कर रहा है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, क्या इसके हिसाब से कर रहा है क्या, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से? नहीं, ये तो अपना डिस्क्रिशनरी पावर ही यूज कर रहा है ना, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो पहला चीज तो हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ही कैन ओवरराइड। क्या ये जो ओवरराइड कर रहा है वो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्क्रिशन पे कर रहा है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। तो टोटल आंसर क्या बन रहा है इसका? इसका आंसर बन रहा है ओनली 1। एक ही जगह पे ये डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहा है ना। देखो तुम समझो, इस सवाल का सही या गलत होना सवाल नहीं है, इसे तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम्ड है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन इसके डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से नहीं हो रहा? डिस्क्रिशनरी पावर वो अपने अपनी मत का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फैसला ले रहा है। अब वो किसी को भी सीएम या कुछ भी बना रहा है तो वो अपने दिमाग से यूज करके कर रहा है। ऐसा नहीं कि वही बोलेगा भाई तू मेरे को बना दे। अरे भाई कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ही नहीं, तो सीएम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब सीएम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर उसके ओपिनियन की क्या बात? समझ में आ रहा है? तो अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे अपने डिस्क्रिशन का यूज करेगा। दूसरी चीज, जब ऑलरेडी इमरजेंसी लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पास अथॉरिटी ज्यादा है,
कंपैरेटिवली, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है। देखो स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं है, हम लोग अपने कन्वीनियंसेस को यूज कर सकते हैं। टिपिकली नॉट नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, बट प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है, समझे। ऐसे में वो कोई भी फैसला ले रहा है तो अपने दिमाग से, मतलब वो जो भी कर रहा है वो अपने ही दिमाग से करेगा ना भाई। वो थोड़ी सीएम से बोलेगा क्या मैं तुम्हें ओवरराइड कर दूं, वो तो वही बोलेगा कि नहीं क्यों करोगे मेरे को ओवरराइड। तो यहाँ पे भी अपने डिस्क्रिप्शन का वो इस्तेमाल कर। यहाँ पर क्या वो अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर रहा है? नहीं, उसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन उसका यूज नहीं हुआ। और दूसरा, अंडर आर्टिकल गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस। तो ये जो ऑर्डिनेंस कर रहा है उसमें अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर रहा है। अपने डिस्क्रिप्शन का कैसे यूज करेगा? जब भी वो ऑर्डिनेंस लाएगा, हम लोग देखते हैं तो सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछ करके ही लाएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो कितनी चीजों में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा? तो ओनली 3 हुआ ना। क्या हुआ? समझ गया कितना हुआ? इज नॉट हिज डिस्क्रिशनरी पावर। तो नॉट हुआ तो मतलब 1 ही हुआ ना, ओनली। ये समझ में आया जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था? कंफ्यूज मत हो यार। मैं इस क्वेश्चन को देख करके, मुझे ऐसे यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है। पहले चीज ये ओपीएससी पूछ सकता होगा मे बी, इसलिए क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ओनली 1 पे टिक मार दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि कैसे करके क्या हो। अब आ गया। इसी के साथ मैंने और कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ठीक है, 3 सवाल है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द स्टेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द स्टेट मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करी, ऑफ उड़ीसा सबऑर्डिनेट कोर्ट हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्या? अभी हम लोगों ने देखा गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो 1 कट हो गया। तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली। बाकी आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बाद में रीड कर लेना। गवर्नर कैन पार्डन रिमिट द सेंटेंस ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड बाय द स्टेट हाई कोर्ट, है ना। कम्यूट द सेंटेंस, डेथ सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, समझना। यूनियन, देखो मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का क्या डिफरेंस होता है? 2 चीज। ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस, है ना। डेथ सेंटेंस को वो पार्डन नहीं कर सकता है। अब द यूनियन लिस्ट में जो भी मतलब जो भी आपको सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वो पार्डन नहीं कर सकता। और मिलिट्री कोर्ट के केस में ये कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट भी देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। सही है, मिलजुल करके इसका होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ से थोड़ा सा अटपट चीजें मेरे को दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, 1-2 सवाल है जो मुझे थोड़ा सा अटपट लगा, पता नहीं क्या है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। नीचे से पढ़ सकते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सबसे पहले तो इसको लिख दो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ एक्सेप्शंस द गवर्नर इज टू बी गाइडेड बाय द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। होगा ना? ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अपने डिस्क्रिप्शन से थोड़ी कर रहा है। ही एक्ट्स एज द रियल एज वेल एज द नॉमिनल हेड। रियल हेड भी है क्या? नहीं है। ठीक है, डॉक्टर गणेशी लाल इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये तो है नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि गणेशी लाल साहब उस वक्त हट गए होंगे, रघुवर दास आ गए होंगे, क्योंकि और सवाल भी है रघुवर दास को हिंट करता हो। तो करंट है नहीं है ना। और गवर्नर ऑफ उड़ीसा हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years है क्या? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कट गया। तो क्या है इसका आंसर? लीवर। देखिए विद एक्सेप्शंस मतलब क्या हो गया कि मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में बोल रहा है कि कुछ चीजों में मतलब गवर्नर इज टू बी गाइडेड। ये एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा कुछ एक्सेप्शन है नहीं जो कि मतलब ऐसा है, पर लिख दिया है। बाकी सब चीजों में आप देखिए इससे कंफ्यूज होने का नहीं है। विद एक्सेप्शंस कुछ ऐसी चीजें ऐसे मेंशन कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ एक्सेप्शन है नहीं। ऑर्डिनेंस वो क्रिएट जो भी करेगा वो इसके हिसाब से करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। With respect to the state legislative assembly, consider the following statements. पहला, the number of members of the assembly shall not be more than 550. 550 नहीं है, 500 है।
500 से कम होना चाहिए और 60 से ज्यादा होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट की बात बोली जा रही है, तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर देंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इन उड़ीसा द स्टेट लेजिस्लेचर इज यूनिकैमरल, ठीक है, एंड इज नोन एज लोक सेवा भवन। इट इज नॉट नोन एज लोक सेवा भवन, इट इज नोन एज उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ के सेक्रेटरिएट को बोला जाता है लोक सेवा भवन। तो ये भी कट कर देते हैं। The present strength of Odisha state legislature is 146, which will remain so until 2026. तो 146 नहीं है, 147 है। जब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी चीजें, फैक्ट्स हैं जो आपको उड़ीसा के बारे में पता होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, और तीनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या होगा? डी, 1, 2 एंड 3। ठीक। Consider the following statements regarding the eligibility of being member of legislative assembly. असेंबली का भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ऑफ उड़ीसा। तो मतलब ये क्या कह रहा है, आपका एमएलए बनने के लिए क्या चाहिए? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे भी कहीं पे मुझे याद है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कह रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सा दिया हुआ है ये पूछ रहा है। कुछ क्वालिफिकेशंस आपका आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देता है, और आरपीए बनाने की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बहुत स्पेसिफिक बात करके बोल देता है, बाकी जो भी क्वालिफिकेशंस है ना तुम आरपीए के थ्रू देख लेना, बना लेना। पर ये समझना तो कि ये बेसिकली क्या है। तो आपका सिटीजन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। 25 साल से ज्यादा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अ पर्सन मस्ट बी इलेक्टेड टू द असेंबली, मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ही मस्ट possess अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू तो आरपीए बनेगा ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो हम लोग देखते हैं कि अब ये इस पे आ जाते हैं। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर, मतलब इसका वोटिंग कार्ड या वोटिंग उस जगह से होना चाहिए उस उड़ीसा। तो ये तो सही है। रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया आपको याद है, वो इलेक्टर होना जरूरी नहीं है राज्यसभा के लिए। रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया हैज बीन रिमूव्ड। मनमोहन सिंह का एग्जांपल दिया था, कुलदीप नायर का केस, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपका क्या है आंसर? जो द फॉलोइंग आर ओनली 3। 9 का, हाँ एक मिनट। वाह, एकदम सही कह रही हैं। मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर और एन असेंबली। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, आरपीए में लिखा हुआ है। सही कह रही हैं आप, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो ये इसको कट कर दीजिए। ये क्या है? ये भी आरपीए के थ्रू है। तो आंसर क्या है? ठीक है, एकदम एकदम सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। एकदम सही कह रही हैं। चलिए, consider the following statements regarding the speaker of Odisha Legislative Assembly. The speaker of the Legislative Assembly is elected by the assembly itself. ठीक है, सही है स्टेटमेंट। प्रमिला मलिक इज द करंट स्पीकर। अब तो चेंज हो गया ना मेरे ख्याल से, तो ये क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, मतलब प्रमिला मलिक के चक्कर में। देखिए थर्ड देख लेते हैं। स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इन द गिवन फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनसाइड विद इन द हाउस, है कि नहीं? लोकसभा के स्पीकर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ जो भी मामले का इंटरप्रेटर या फिर रूल ऑफ द प्रोसीजर का इंटरप्रेटर विद इन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, वो वही है। तो लोकसभा का स्पीकर ये वाला स्टेटमेंट। हालांकि ये सवाल जो है ना, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है और आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है नहीं। तो दो स्टेटमेंट आपका सही है। कंफ्यूजन समझ रहे हैं? विद इन द हाउस की बात हो रही है, क्योंकि सवाल देखिए, रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, विद इन द हाउस। अगर इन जनरल होगा तो सुप्रीम कोर्ट है। फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कुछ कहना है आपको? ठीक। चौथा स्टेटमेंट, स्पीकर कैन अलाउ सीक्रेट मीटिंग्स। ठीक है, सीक्रेट मीटिंग्स हो सकता है ना, आज ही पढ़ा हम लोगों ने।
सीक्रेट मीटिंग्स को बुला सकता है, वो क्या होता है उसका कलेक्टिव प्रिविलेज, है ना, आज ही पढ़ाया था क्लास में मैंने। कलेक्टिव प्रिविलेज होता है, प्रिविलेजेस होते हैं कुछ उसके पास सीक्रेट मीटिंग बुलाने का, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो उसके मिनट्स के बारे में मेंशन करे या उसके ट्रांसक्रिप्ट के बारे में मेंशन करे, कुछ होते हैं उनके पास पावर्स। अब तो फिर वो गलत हो गया, तो आप समझिए कि इसका ये इक्वेशन ही अलग हो गया, बस आप समझिए कॉन्सेप्ट, हम लोग एसेंस लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। Official opposition is a term used to designate the political party which has secured the second largest number of seats in the assembly. Official opposition is a term used to designate the political party which has secured the second largest number of seats in the assembly. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा dubious है, समझना इस तरीके से। हो सकता है कि भाई दो पॉलिटिकल पार्टी कोएलिशन में आकर के सरकार बना रही है, समझना, ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मतलब हालांकि ये सवाल कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आई वुड नॉट रिगार्ड दिस एज अ वेरी एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। समझो, बीजेपी अगर सरकार में है, मान लो बीजेपी किसी अलायंस के साथ गई, बीजेपी को मिला 100 सीट्स, समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे देखो, मान लो कि सरकार इंडिया अलायंस की बन जाती, बन सकती थी अगर जदयू आ जाता, जेडीयू आ जाता और टीडीपी आ जाता, मिला जुला कर की टीम की सरकार बन जाती, तब तो सबसे ज्यादा सीट्स तो कांग्रेस के पास है नहीं ना, पर फिर भी सरकार बना दिया। उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता? बीजेपी होता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है? मतलब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, छोड़ो बाकी सारी चीजें। ये क्या बोलते हैं? Official opposition is a term used to designate the political party which has secured the second largest number of seats in the assembly. मतलब कांग्रेस के पास तो फिर भी सबसे ज्यादा सीट्स है नहीं, 100 सीट्स है। एक एग्जांपल दिया कि पहले बीजेपी को सरकार बनाने दे दिया। टेक्निकली क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसको आप इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। अब हो सकता है कि उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो और वो बाकी अलायंसेस के साथ मिलकर के कोएलिशन गवर्नमेंट बनाए। कुछ दिन चला, बाकी फिर कोएलिशन ने पुल आउट कर दिया। अब पुल आउट करके वो क्या किया, चला गया उसके पास जो ऑपोजिशन में था। अब ऑपोजिशन ने सरकार बना दिया, तो कांग्रेस के पास मान लो 100 सीट्स है ना, वैसे बाकी और भी सीट्स मिला जुला करके एक मिलीजुली सरकार उसने बना दी, सरकार तो बन गया ना। अब ऐसे सिचुएशन में ऑपोजिशन कौन है? बीजेपी। बीजेपी के पास 240 सीट्स हैं। 240 सीट में अब वो क्या है? ऑपोजिशन। और बीजेपी का जो भी लीडर होगा, तो मोदी जी क्या हो जाएंगे? ऑपोजिशन लीडर। ये बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट यूजुअली तुमको कंफ्यूज कर देगा कि ऑफिशियल ऑपोजिशन इज अ टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच हैज सिक्योर्ड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। ऐसा नहीं होता है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स बोल रहा है, समझो। हो सकता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सीट या तो मेरे साथ कोएलिशन में ही हो। मान लो कि बीजेपी को 240 सीट मिला, हो सकता है कि बीजेपी को मिलता 150 सीट, और एक और कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ वो कोएलिशन में है, जैसे मान लो शिवसेना है, उसको मिल जाता 80 सीट्स या 90 सीट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और जो ऑपोजिशन में है, मतलब राहुल गांधी, हो सकता है उसको 70 सीट्स मिलता। तो सेकंड लार्जेस्ट सीट वाला भी तो सरकार में है। ये समझ में आया बात? ये बात को समझ रहे हो, फाइनल पॉइंट को? अभी बीजेपी के पास 240 सीट्स है, तो आपको लग रहा है चलो सब चीज ठीक है, पर हो सकता है बीजेपी के पास एक टाइम में 160 सीट्स था, वाजपेयी जी के टाइम पे 160 सीट्स था। तो दूसरा और भी कोई मेजर चंक आकर के जुड़ा, और दोनों हो सकता है वो सेकंड लार्जेस्ट हो, पर वो उसके साथ ही हो। यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारा चीज पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, हालांकि ऐसा स्टेटमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, तो ये आपको स्टेटमेंट गलत लगेगा, लगना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि सेकंड लार्जेस्ट वाला ऑपोजिशन होगा। सिंपल यही है कि ऑपोजिशन में जो बैठा हुआ लार्जेस्ट पार्टी है, वर्ड क्या है? ऑपोजिशन में जो बैठा हुआ लार्जेस्ट पार्टी है, अब उसके नंबर ऑफ सीट जितने भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। जो भी ऑपोजिशन में बैठा हुआ है और उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स है, शर्त सिर्फ ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए 10% से ज्यादा नंबर उसके पास एमपीज होने चाहिए, यानी 10% ऑफ 550, यानी 55 एमएलए एमपी से ज्यादा उसके पास अगर होगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो कहलाएगा। ये बात समझ में आती है। दिस स्टेटमेंट इज अपरेंटली रॉन्ग, मेरे हिसाब से ये गलत है।
ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला ही गलत हो जाता है, ये बीजेपी को बोल रहा है सेकंड लार्जेस्ट सीट उड़ीसा, तो बीजेपी की तो सरकार बन गई भाई, तो इसको ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन उड़ीसा हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसको देख लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। लीडर ऑफ अपोजिशन को कौन अपॉइंट करता है? लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई ऐसा अपॉइंट नहीं करता है, समझ में आ रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, समझो इस चीज को, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसको कोई ये आकर के बोलेगा नहीं अभी मतलब तुमको कोई अपॉइंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब ये सवाल का बहुत ज्यादा कोई औचित्य है नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, है ना। हु इज द करंट डेप्यूटी स्पीकर, ये सवाल भी गलत ही है, अब तो नया कोई बन गया ना, पहले इसमें इसका आंसर दिया है। कौन है अभी, कौन है? कोई नहीं है, वेकेंट है। उस वक्त सलूगा प्रधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है क्या मेंशन, क्या लगता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेंशन नहीं है। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा कंफर्म भी कर लूं इस चीज को, स्टेटमेंट सही है, दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज ट्रू। ठीक है, द ऑफिस ऑफ विप इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑफिस ऑफ विप कौन कौन होता है? ऑफिस ऑफ विप, विप क्या होता है? जो चाबुक होता है, वो एक बार अगर ऑर्डर दे देगा तो सबको उसी लिहाज से काम करना पड़ेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। अब फिर वही बात हो गई, करंट चीफ विप, तो इस स्टेटमेंट को, तो पहला दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो अपने हिसाब से इसको आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीसा हाईकोर्ट के जज के बारे में बात किया जा रहा है। इससे देखिए आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट के बारे में अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में ठीक ठाक दिए हुए, अच्छी संख्या में दिए हुए, 4 है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उड़ीसा। ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, किसकी सैलरी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, और पेंशन कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टेटमेंट सही है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें तो 4 कहाँ का है? 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है। ठीक है, शायद नीचे वाले में भी ना हो, नीचे वाले में है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग किन दो स्टेटमेंट्स में देखेंगे। ये स्टेटमेंट सही है, तो मैं 4 का, मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, 1, 3 एंड 4। अब मुझे बस ये देखना है कि 1 और 2 में सही कौन है, क्योंकि 3 और 4 तो दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि 1 और 2 में क्या सही है। जजेस आर ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नर, जज को क्या गवर्नर ट्रांसफर करता है? कलीजियम सिस्टम पढ़ा है हम लोगों ने। प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है, गवर्नर नहीं करेगा, कौन करेगा? मतलब प्रेसिडेंट ही करेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 याद है, एसपी गुप्ता का केस, स्कारा का केस, थर्ड जजेस केस। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया, तो 1 गलत हो गया, तो 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट के बारे में पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द अपॉइंटमेंट, पोजीशन एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इज मेड बाय द गवर्नर। याद है क्या कौन करता है? गवर्नर प्लस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस। और जो आपका मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका सिलेक्शन कैसे होता है? कोई एग्जाम से होता है क्या? जुडिशरी के एग्जाम क्लास में पढ़ाया है, इसी में एक ऐड कर दो एसपीएससी। इसका सिलेक्शन किससे होता है? एसपीएससी एग्जाम के थ्रू होती है, जो जुडिशरी का एग्जाम होता है। ये फिर प्रमोशन होकर के डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। डिस्ट्रिक्ट जज जब डील बनता है तो वो क्या करता है? किस मैटर से डील करता है? सिविल मैटर से डील करता है। और वही जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल मैटर से डील करेगा तो कब क्या बनेगा? सेशंस कोर्ट का जज बनेगा।
हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कितने साल की जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विस चाहिए? श्योर हो? 10 साल या 7 साल? याद नहीं है? मैंने क्लास में लिखवाया था। कैसे भूल रहे हो यार? ये इसलिए पॉलिटी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं क्लास में इतना डिस्कशन करवाता हूँ। इतने सारे देखो 60, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तुमको 10 साल चाहिए हाई कोर्ट में वकील के तौर पे, और 5 साल चाहिए हाई कोर्ट का जज बन करके। क्लियर है ये बात? 5 साल तक अगर तुम हाई कोर्ट में जज हो, या 10 साल तक तुम वकील हो हाई कोर्ट में, तब तुम बनोगे सुप्रीम कोर्ट का जज। एक और कंडीशन भी है, वो इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो तुम्हारा हो गया सुप्रीम कोर्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाई कोर्ट का अगर तुमको जज बनना है तो 10 साल का एडवोकेट उसमें भी है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे जहां पे 5 साल तुमको हाई कोर्ट का जज होना था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यहां पे तुमको जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए फॉर 7 ईयर्स। 10 साल लिखवाया है। कंफ्यूजन हो गया इसका मतलब है। 7 ईयर्स वाला क्या है फिर? देखिए 10 साल कहां पर? क्या मतलब आप ये कह रही हैं? ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर उसको बनना है तो अच्छा ठीक है। मैं खुद भूल रहा हूँ। द अपॉइंटमेंट पोजीशन एंड प्रमोशन इज मेड बाय द गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कैसे? डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है ना, गवर्नर तो है ना यार। वैसे तो प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। आप थोड़ी बोलेंगे कि प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम सिस्टम से कंसल्ट कर रहा है, लेकिन कहेंगे कि प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज आप डायरेक्ट नहीं बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज आप कम से कम कुछ सर्टेन ईयर्स तक, आप कितने, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक आप जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे। अच्छा मैं खुद कंफ्यूज हो गया। 7 साल तक अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में है ना, जो कि आप स्टेट सर्विस के थ्रू जाएंगे, तब आप जाकर के बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर आप 10 साल तक आपके पास आप काम किए हुए हैं ना, कहां पर? डिस्ट्रिक्ट जज या फिर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तब आप एलिजिबल हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म करता हूँ, है ना। क्लास में हालांकि करवाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, और बहुत कंफ्यूजिंग है भी, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके लिए क्या चाहिए? तुम या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहोगे? जज। अब हाई कोर्ट बनने के लिए आपको ये तो भाई ये हो गया, और 10 साल तक तुमको क्या चाहिए हाई कोर्ट में? एडवोकेट, या फिर तुम एक ज्यूरिस्ट रहो। ये 3 क्राइटेरिया। कितने साल तक रहोगे? 65 ईयर्स तक। ये कितने साल तक रहोगे? 62। और ये कितने साल तक रहोगे? 60, 62, 65। ठीक है, क्लियर है? अब ये बंदा 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ये व्यक्ति 10 साल तक क्या रहेगा? जुडिशियल ऑफिसर रहेगा। कहां पे जुडिशियल ऑफिसर रहेगा? यार हाई कोर्ट में तो और अरे हाई कोर्ट का ही तो जज बनाने के लिए उसको उठाया जा रहा है, तो नीचे से उठाएंगे ना यार। इसको बनाने के लिए नीचे से उठाएंगे ना, हाई कोर्ट से उठा करके सुप्रीम। कंफ्यूज मत हो यार, थोड़ा सा हम लोग एक पैटर्न बता लेंगे तो हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है पॉलिटी में, तुम 50,000 पढ़ोगे ना तो भी तुमको भूल जाओगे। तुमको एलिवेशन मिल रहा है ना, प्रमोशन मिल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो तुम ऑलरेडी अगर सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो कहां से सुप्रीम कोर्ट का जज बनोगे? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो तुमको कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, है ना। हाई कोर्ट का जज बनना है तो तुमको 10 साल तक जुडिशियल ऑफिसर रहना पड़ेगा, यानी एक तुमको डिस्ट्रिक्ट जज के पोजीशन में टिपिकली जो रहता है वो बनता है। उसी तरीके से सबऑर्डिनेट में तुमको बनने के लिए 7 ईयर्स का 7 साल 7 ईयर्स 7 ईयर्स एडवोकेट रहना पड़ता है। कहां पर? कहां पर? इन एनी कोर्ट। इन सबऑर्डिनेट में भी हो सकता है। अब कोई एक वकील ऐसा नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही जाके प्रैक्टिस करेगा, बोले नहीं मैं यहीं पे प्रैक्टिस करूंगा, वो हाई कोर्ट में भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है। उसके पास बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
बार काउंसिल ऑफ दैट स्टेट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं होगा, सिर्फ बार काउंसिल ऑफ स्टेट में होगा, तो वो 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकता है। 2 साल के अंदर अंदर उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये 10 साल जुडिशियल ऑफिसर या फिर 10 साल हाई कोर्ट का ये एडवोकेट रहे। ठीक है, ज्यादा इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ एक क्लास नहीं ले रहे हम लोग, बस डिस्कस कर रहे हैं। ये समझ में आया? सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको? The person to be the district judge should have been advocate for 7 years. Should have been advocate for 7 years. लिख दिया ना वहाँ पे 7 years एडवोकेट होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका, तो सेकंड कट गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अब थर्ड चेक करते हैं। द पर्सन टू बी द डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा क्या रिकमेंडेशन? क्या बताया मैंने यहाँ पे, कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर क्या है? वन ओनली। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये ऐसा अप्रोच ऐसे रखो। अब देखो 3 स्टेटमेंट। डिस्ट्रिक्ट जजेस possess original and appellate jurisdiction in civil and not in criminal matters। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अगर लग रहा है कंफ्यूजन। तुमको पता होना चाहिए ओरिजिनल क्या है। सबसे पहले जहां पे आए सो कहते हैं ओरिजिनल। एपिलेट मतलब उसके बाद अपील में जाए तो सो कहते हैं एपिलेट। ठीक है, सेकंड में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज इज आल्सो सेशंस जज। क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इधर जाएगा तो सेशन जज है, इधर आएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज। पहले हम लोग इजी स्टेटमेंट जो है ना उसको पिकअप कर लेते हैं, फिर आएंगे जहां पे भी कंफ्यूजन उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने उसको होल्ड पे रखा है। तो अगर तुम बात कर रहे हो 16 क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, when deals with criminal matters he acts as district judge। क्या? when he deals with criminal matters he is a sessions court judge। तो ये स्टेटमेंट कट गया, तो थर्ड काट दें। तो 2 स्टेटमेंट तो सही है, अब 1 होगा। ठीक है, और व्हेन ही डील्स विद सिविल मैटर्स ही एक्ट्स एज अ सेशन जज, ये भी गलत हो गया। अब हम लोगों को बस चेक करना है स्टेटमेंट नंबर 1। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस पोजेसेस original and appellate jurisdiction in civil matters and not in criminal matters। तो बताओ क्या है? सबसे पहला क्रिमिनल मैटर कहां आएगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में भी किधर आएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आएगा। समझ में आ रहा है? जो नीचे है सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट में उधर आएगा, फिर अपील में आपका जाएगा ऊपर में, है ना? कहीं पे भी हाई कोर्ट में भी जाएगा तो वो एक अपील के रास्ते जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, हम लोग देखते हैं कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस possess original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters। he possesses both original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters। तो criminal matters भी तो सबसे पहले उसके पास आ रहा है। सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसके पास है कि नहीं, उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट का। सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर सबसे पहले आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत। तो आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाता है। हम लोगों ने नालसा के बारे में पढ़ा था। 39 आर्टिकल 39 क्लॉज ए कैपिटल ए। ठीक है, तो ये बोल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा होना चाहिए जो कि डील कर रहा हो आपका लीगल वर्क से। तो जो भी स्टेट में हो रहा है उसका अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव ले रहा है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा देखिए, district authority shall consist of the district judge who shall be its chairman and such number of other members possessing such experience and qualifications as may be prescribed by the state government। ये भी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कुछ बहुत ड्रास्टिकली कुछ गलत है। देयर इज नथिंग व्हिच इज हिटिंग वेरी स्ट्रांगली, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं थोड़ा देर के।
अब आ जाते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी डिफरेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब किसी भी चीज को तुम उसको सैलरी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट से निकालना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट से आएगा तभी काम चलेगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, एक तरीके से इंडिपेंडेंस इंपैक्ट होगा, इंडिपेंडेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और इस स्टेटमेंट का देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट, तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा ही होता है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में क्या होता है, चेयरमैन कौन रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और इतने वो जो भी ये सब सारे क्वालिफिकेशन दिए गए वो सब भी सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। तो कौन सा होगा, सी। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन से रश नहीं कर रहा हूँ, आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 39 कैपिटल ए, जिसको कि लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में, मेन मकसद इसका क्या था कि सबको इजी जस्टिस मिल सके, आसानी से एक्सेस टू जस्टिस मिल सके, बिकॉज एक्सेस टू जस्टिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझो, अब ऐसे सिचुएशन में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, किसको, एक्सपेंसिव लॉयर्स को। ऐसी सिचुएशन में ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो ये इंश्योर करे कि सबको इजी एक्सेस मिल सके। तो इसके चलते क्या होता है, नालसा का क्रिएशन होता है। और हम लोग देखते हैं हर एक स्टेट में भी होता है कि हम लोग सालसा, तो ये डांस नहीं है सालसा, ये स्टेट से जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट होता है कि ये इसको क्रिएट करना होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। क्यों, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट थ्रू आर्टिकल 39A डीपीएसपी में स्टेट पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, बताया था, स्टेट पे डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं कि आपको ये काम करना है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और ये जो भी काम करेगी वो उस पूरे गिवन टेरिटरी में जो सबसे हेड है, क्योंकि तुम इसमें डिस्ट्रिक्ट जज को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उससे तुमको कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट करके ये क्रिएट किया जाता है। अब जो ये अथॉरिटी तुमने बना दिया, उसका चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज। ये डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ये कौन बोलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछ करके करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के पास 50 और काम है। तुम उसको कहीं से भी मूव करके किधर भी ले जा रहे हो तो तुमको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा, सर इसको इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, या ये करना है, तो वो बताएगा वो चीज। ठीक है, तो ये चीज अब जो भी है उसका जो भी क्वालिफिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब करेगा स्टेट, उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है ना। और इसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। अब देखते हैं लोक आयुक्त पे सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखो ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, लोक आयुक्त इन उड़ीसा इज अ 8 मेंबर बॉडी। 8 मेंबर बॉडी नहीं होता है, 6 मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, 8 मेंबर बॉडी नहीं होता है। अब ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, 8 मेंबर बॉडी नहीं होता, दिस इज अ 6 मेंबर बॉडी। तो सेंटेंस जो 2 है वो गलत है। सेंटेंस 2 अगर गलत है कट कर दो, 2 2 2, आंसर क्या है 1 3 एंड 4। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 3 एंड 4, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेट था आपका उड़ीसा जिसने इनैक्ट किया था क्या, लोकायुक्त को, जबकि महाराष्ट्र पहला था जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त को सेटअप किया था। लॉ सबसे पहले लाया था कि क्रिएशन होना चाहिए लोकायुक्त का, उड़ीसा। ये याद रखिए, आपसे पूछ लेगा कभी भी, उड़ीसा नंबर 1 स्टेट रहा है उस पर्टिकुलर चीज। फिर अजीत सिंह जी जो है करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्त है। तो ये लोकायुक्त एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर क्या है 1 3 एंड 4। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल है, तो देखो श्री आदित्य प्रसाद पदी इज द करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जीके वीके पढ़ के चलिए, पूछ देता उड़ीसा में ऐसा सवाल नाम पे। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 243K एंड 243ZA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। 243K आपके उड़ीसा में पूछ दिया लास्ट ईयर एक सवाल ऐसे ही है, आर्टिकल वार्टिकल आजकल पूछ रहा है आपके उड़ीसा वाले एग्जाम। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है, बोथ 1 एंड 2। 20 में आ जाते हैं। अब ये सवाल पूछ रहा है, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ ओपीएससी
यानी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। देखो, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ उड़ीसा बट दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको हटाने का पावर किसके पास है? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट दे आर रिमूव्ड बाय द। अब मैंने आपको जो आज एक हैंडआउट दिया है, उस हैंडआउट में एक पूरा टेबल में बना हुआ है हर एक चीज, कौन प्रेसिडेंट कहाँ किसको अपॉइंट करता है, कौन गवर्नर उसको रिमूव करता है, भाई उसको हम लोग क्लास में एनालाइज कर लेंगे। दिस विल बिकम वेरी इजी, इट विल बिकम अ केक वॉक। अब देखिएगा वो टेबल में हम लोगों ने पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया है, तो बहुत हैंडी है वो, उसको अपने पास रखिए। और डायरेक्ट सवाल आएंगे प्रीलिम्स में, एकदम डायरेक्ट सवाल आएगा, इसमें कोई इफ्स बट्स नहीं है, कुछ रटना ही, इसको एक तरीके से समझ लो। मैं क्लास में समझा भी दूंगा और बार बार बात करके उसको रट भी लो अगर जरूरत पड़े तो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी पूछ देता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ देगा, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। गवर्नर ऑफ उड़ीसा may determine the service conditions of chairman and other members। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अपॉइंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट ही उसके चीजों को डिसाइड करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के थ्रू ही करेगा। तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। कौन सा करेक्ट है? 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर ओपीएससी से सवाल पूछ दिया है। चेयरमैन ऑफ ओपीएससी इज नॉट एलिजिबल for any other employment under the government of India or under the state government but shall be eligible for the appointment of chairman of UPSC। तो देखो, एक SPSC है, एक UPSC है ना। ये व्यक्ति मूव करके इधर जा सकता है, जो इसका मेंबर है वो मूव करके चेयरमैन बन सकता है, जो इसका मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है, जो इसका चेयरमैन है वो इसका मेंबर बन सकता है, उसका चेयरमैन बन सकता है, पर एक ही जगह दोबारा नहीं आएगा, उसी पोजीशन पे उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो किसी दूसरी जगह पे जा सकता है। मान लो तुम यूपीएससी के मेंबर हो, तुम कल को चेयरमैन बन सकते हो। तुम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो, तुम यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो, यूपीएससी के चेयरमैन भी बन सकते हो। तो वही कह रहा है कि एक ही कंडीशन बचता है, बट ही शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो ये स्टेटमेंट सही है। members are eligible for appointment as the members of UPSC। इन members of OPSC के बारे में क्या बोल रहा है कि तुम member of UPSC बन सकते हो। तो मैंने आपको अभी बताया कि बन सकते हो। ये समझ में आया SPSC और UPSC का जो गैप है, यहां से तुम उठ करके वहां जा सकते हो। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। आर्टिकल 320 एंड 321 लेज डाउन द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी एंड ओपीएससी। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। 320 और 321 सही है। An act of parliament may provide for the exercise of additional functions of OPSC। An act of the parliament, act of the parliament नहीं होता है, state legislature होता है। state legislature के थ्रू क्या होता है? तुम एडिशनल जो भी फंक्शंस है उसको तुम कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होता है। तो ये सही है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर क्या है? 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाता है। देखो, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू क्या हुआ था? लोकल बॉडीज पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज दोनों का क्रिएशन किया गया। पंचायती राज में जैसे तुम्हारा क्या हो गया? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसी तरीके से यूएलबीज में, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज में क्या तुम्हारा बना? म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजों का क्रिएशन किया गया अर्बन एरिया से डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहे हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अर्बन लोकल बॉडीज। After the 74th Amendment Act, all the state governments were mandated to operationalize the ULBs as a unit of self government। तो ये plain statement है, straight forward। ठीक है, गलत क्या है इसमें? 1 सही है। 1 जब सही है तो तुम यहाँ पे एक बार चेक कर लो। ठीक है, नन तो गलत हो जाएगा, है ना, एक ऑप्शन तुम्हारा कट हो गया। अब आ जाओ सेकंड। ओडिशा म्यूनिसिपल एक्ट 1950 was amended and Odisha Municipal Corporation Act was enacted in 2003। अब ये वाला जो है, इसको यार तुमको थोड़ा सा उड़ीसा के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा हुआ था।
was amended and Odisha Municipal Corporation Act was enacted. Third, at present there are 5 municipal corporations, 35 municipalities and 62 notified area councils functioning in the state of Odisha. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है. अब आप पूछोगे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पढ़ के पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा. इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ही है, क्योंकि उड़ीसा स्पेसिफिक है. स्टेट सर्विस की तैयारी कीजिएगा तो स्टेट अलग से आपको पढ़ना पड़ता है. कौन सा रिवर कहाँ बह रहा है, कौन सा मिनरल कहाँ पर है, कौन कहाँ का जज है बैठा हुआ है, कौन कहाँ का क्या है, पंचायत समिति की कितना है, ये सब पढ़ना पड़ता है. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भले क्वेश्चन इजी होता है, पर उड़ीसा स्पेसिफिक बहुत होता है. कोई भी स्टेट में चले जाओ, झारखंड स्पेसिफिक होगा, बिहार स्पेसिफिक होगा, वो आपका एक अलग सब्जेक्ट है. तो ऐसा ही है. अब तुम इससे तुम्हारा एक प्रिपेयर हो गया, कुछ चीजें प्रिपेयर हो गई कि हाँ भाई चलो ऐसा होता है, टिक मार दो ऑल द 3. क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं. अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन पेपर में. जैसे उड़ीसा इज डिवाइडेड इनटू 4 रेवेन्यू डिविजन्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स. उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है. संबलपुर कहाँ है? झारसुगुड़ा कहाँ है ना? ऊपर है कि नीचे? लेफ्ट में है कि राइट में? पता है ना, थोड़ा सा उड़ीसा को घूम लेना. कहाँ है भुवनेश्वर, कहाँ है झारसुगुड़ा, कहाँ है संबलपुर, कहाँ है अंगुल. मैं ज्यादा सीख गया अभी उड़ीसा के रहते रहते, ठीक है. यहाँ पर लेफ्ट में, अगर तुम झारखंड से आ रहे हो तो पहले तुमको पड़ेगा झारसुगुड़ा, और उसी के बगल में उससे 50 किलोमीटर दूर है संबलपुर, थोड़ा सा राइट में. राइट में या थोड़ा सा नीचे है? थोड़ा सा नीचे है संबलपुर. ऐसे करके देख लेना. वहां से अगर तुम ट्रेन पकड़ोगे तो 5 घंटे में पहुंच जाओगे भुवनेश्वर, है ना. 5.5 घंटे में तुम पहुंच जाओगे. वंदे भारत चलती है भुवनेश्वर से झारसुगुड़ा, है ना. और लेकिन वंदे भारत कनेक्ट करती है सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को. ऐसा करके समझो कौन सा हाईवे चल रहा है, कौन सा स्टेट हाईवे चल रहा है उड़ीसा में, ये सबको समझो. कौन सा तुम्हारा कौन सा मिनरल बेल्ट है, ये सब चीज तुमको पढ़ना पड़ेगा अलग से. तो देखो 4 रेवेन्यू डिविजन्स नहीं है. कितने रेवेन्यू डिविजन्स हैं? 3 रेवेन्यू डिविजन्स हैं. तो कट कर दो, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है. 3 रेवेन्यू डिविजन से. इससे रिलेटेड एक सवाल और आगे मिलेगा हम लोग को, अभी इसको कट कर देते हैं. सेकंड, रेवेन्यू डिवीजन कमिश्नर इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन. आंसर है सही है. तो रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर जो होता है वो हर रेवेन्यू डिवीजन का, कितने रेवेन्यू डिविजन हैं? 3 रेवेन्यू डिविजन हैं. हर एक रेवेन्यू डिवीजन को कौन हेड कर रहा है? रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर. तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर क्या है? 2 ओनली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो चीफ ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सबको वही बनना है ना, डीएम बनना है. तो स्टेटमेंट सही है. सब डिविजनल ऑफिसर इन ओडिशा हैज बीन रिक्रूटेड थ्रू ओपीएससी. ओपीएससी के थ्रू आप एसडीएम बनेंगे. दोनों स्टेटमेंट सही है. तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2. आगे बढ़ जाते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू ओपीएससी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, ओपीएससी इज अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी होना चाहिए. मल्टी मेंबर्स बॉडी होना चाहिए. मेंबर्स क्यों लिखा मुझे नहीं समझ में आया. ओपीएससी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ ओपीएससी. तो क्या लग रहा है? सही है, सही है. ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेड डाउन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन. ये स्टेटमेंट भी सही है. कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? दोनों सही है. तो नीदर 1 और 2. हाँ जी, यूपीएससी में भी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ एलिजिबिलिटी. मतलब आपका कुछ साल तक हाफ ऑफ द मेंबर को कुछ काम किया हुआ होना चाहिए. 10 साल तक कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया होना चाहिए. वो एक लिस्ट देखिए ना, वो दिखाइए मुझे, पढ़ाइए. देखिए क्वालिफिकेशंस अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देखिए यूपीएससी एक टेबल बना हुआ है. यूपीएससी में यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 years. ठीक है, शुड हैव एक्सपीरियंस फॉर 10 years. क्वालिफिकेशंस ये एसपीएससी के लिए भी लिख रहा है. हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट फॉर 10 years. ये क्वालिफिकेशन दे तो रहा है, लेकिन अच्छा पकड़िए.
Is no specific qualification laid down for the members of the commission. तो यार specific qualifications, अब यही चीज है ना, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है लेकिन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मतलब 10 साल तक कम से कम आधे मेंबर्स, तो व्हाट अबाउट द आधा मेंबर? अगर मान लो 10 मेंबर है, 5 मेंबर कम से कम ऐसे होने चाहिए जो 10 साल तक स्टेट गवर्नमेंट में काम किया हुआ हो. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 5? उसका कोई क्वालिफिकेशन कहीं पर मेंशन नहीं है. अब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सवाल है भाई, यूपीएससी ऐसा पूछेगा नहीं, वैसे पूछता नहीं है, ऐसा पूछ दिया इधर, एक अलग चीज है. समझ में आ रहा है? अगर 10 मेंबर हैं तो लिखता है कम से कम 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनका स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में 10 साल का एक्सपीरियंस हो. किस चीज में? अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. यानी टिपिकली क्या होता है, कोई आईएएस आईपीएस ये सब जब रिटायर करता है तो उसके सर्विस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो एलिजिबल हो जाता है. अब आप हैं ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओएचआरसी, उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन, है ना. अब देख लो यार, उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन दोनों स्टेटमेंट सही है. 2000 में बना था और ऑनरेबल जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी जो है वो करंट चेयरमैन है ओएचआरसी के. दोनों स्टेटमेंट सही है. आप लोग में कुछ घटना चक्र टाइप होता है क्या? आप लोग कहाँ से पढ़ते हो करंट अफेयर्स उड़ीसा स्पेसिफिक, या उड़ीसा स्पेसिफिक का कोई मटेरियल है आपके पास? जैसे यूपी में अगर आप जाओगे तो घटना चक्र होता है, बिहार में जाओगे तो ल्यूसेंट होता है, ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हैं, ल्यूसेंट जीके हो गया. स्टेट स्पेसिफिक भी होता है, यहाँ पे भी कुछ होता होगा. योजना कोई मैगजीन है क्या? उसको पढ़िएगा जरूर. जो भी एक हर एक स्टेट का कुछ एक स्पेसिफिक होता है वो रखिए अपने पास. हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी. स्टेट स्पेसिफिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना स्टेट स्पेसिफिक आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे, ये जान लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल सवाल है. विथ रिस्पेक्ट टू पंचायती राज, हर एक स्टेट का कुछ पंचायती राज होता है, तो सबसे पहले तो उसको अंडरलाइन कर दो. 3 स्टेटमेंट है, नीचे से स्टार्ट करते हैं. पंचायती राज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टियर्स, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत. सबको पता है 3 टियर होता है. क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत होता है, फिर क्या होता है? पंचायत समिति होता है और फिर जिला परिषद होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. दिस एक्ट वाज अमेंडेड आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन. तो ठीक है, 73rd में तो हुआ ही था, है ना. PRI came into existence in Odisha from 1948 with the enactment of Odisha Gram Panchayat Act. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा में आने was one of the earliest state जहां पर ये लाया गया था. तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जिला परिषद एकदम टॉप टियर होता है आपका PRI में, है ना. With respect to the members of Zilla Parishad, consider the following statements. Non-official members are directly elected the people. Are directly elected by the people होना चाहिए था. Are directly elected by the people. Non-official members. ठीक है. Second statement देखते हैं. All the chairmen of the पंचायत समिति within the district, इसका पार्ट है. मतलब जो सेकंड टियर है पंचायत समिति, सारे जो चेयरमैन होते हैं ना वो उसके मेंबर्स होंगे. ऑल चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब ये सब जिला परिषद के अंदर होंगे. तो ऐसा होता है. तीनों सही है. 1 2 3 होता है जिला परिषद के अंदर. देखो जिला परिषद किस लेवल पे होता है? जिला लेवल पे. जिला मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट, है ना. पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे. ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO होता है ना, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? DM. समझ में आता है? तो उसी तरीके से ये सवाल आपसे पूछ रहा है पंचायत समिति. एवरी ब्लॉक शैल हैव अ पंचायत समिति. हर भाई ब्लॉक लेवल है तो पंचायत समिति होगा. द पंचायत समिति शैल हैव चेयरमैन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन उड़ीसा. तो पंचायत समिति का जो चेयरपर्सन होगा क्या वो डायरेक्ट इलेक्टेड होगा? नहीं. हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्टली या पंचायत समिति के लोग आपस में ही इलेक्ट करते हैं. जो ग्राम सभा से लोग ऊपर जो मतलब जो पंचायत समिति का जो चेयरमैन होगा उसी के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा. तो मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति उसको इलेक्ट करता है, ना कि पीपल. लोग किसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे? ग्राम सभा वाले लोग जाकर के वोट देंगे और ग्राम पंचायत के लोगों को
डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, कहीं कहीं पे सरपंच को भी डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत मतलब क्या? हर वो व्यक्ति गांव का जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है, जो वोट देने के लिए एलिजिबल है और जिसने अपने इलेक्टोरल रोल पे खुद को रजिस्टर करवाया है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, ग्राम सभा का मेंबर है। और ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा गांव के लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है, और वो लोग डायरेक्टली वोट करके किसको अपॉइंट करते हैं? उस ग्राम सभा अपॉइंट करती है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत का कौन होता है? मुखिया, सरपंच, ये सब सुने हो नाम? अरे सुने ही हो, अभी तो सुन ही लिए हो, है ना। पंचायत तो कहने का मतलब क्या है? प्रधान जी, है ना, प्रधान जी हो गया। तो क्या हो रहा है, वो कहीं पे उसको प्रधान बोल दो, कहीं पे उसको तुम सरपंच बोल दो, अलग अलग तरीके का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक तरीके का मुखिया होता है। ज्यादातर समझ लो कि एक तरीके से ग्राम पंचायत का चेयरमैन होता है। समझ में आया? तो वो चीज है ग्राम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़े। Consider the following statements. Officers of panchayat are sarpanch and नायब सरपंच. All seats in the gram panchayat shall be filled by direct elections. ठीक है। ग्राम सभा consists of all the eligible voters. थर्ड स्टेटमेंट को देख लो, all the eligible voters से हो जाएगा काम क्या? ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स। एलिजिबल तो वो भी हो सकता है भाई, एलिजिबल हूं पर मैंने रजिस्टर किया ही नहीं। तुम एलिजिबल हो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, तुम फॉर्म भरे ही नहीं। फॉर्म भरोगे तब तो आईएएस होगे, तब तो आईएएस एस्पिरेंट कहलाओगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 5 years बट मे बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पिछला सवाल एक सॉल्व किए थे, याद है? बीच में खत्म हो गया तो जितना बच गया उसी टाइम तक वो कंटिन्यू करेगा। 2016 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, बहुत दर्द दिया है इसने, इसलिए याद रह जाता है ना। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल सीट्स इन द ग्राम पंचायत शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। क्या सही बात है, डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, हम लोगों ने बात देखा इसको, है ना। ऑफिसर ऑफ पंचायत है सरपंच है नायब सरपंच। चलो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है आपका? 3 ओनली, ओनली 3, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। किस शेड्यूल में आता है ये? 9 शेड्यूल में आता है पंचायत। 12 में आता है म्यूनिसिपैलिटी, और ये इसमें आता है 11 शेड्यूल में आता है। 11 शेड्यूल में आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? 7 शेड्यूल। फिर क्या बोल रहा है? कितने फंक्शंस आइटम्स इसमें लिखे हुए हैं? 28। कितना होता है? और उसमें कितना होता है म्यूनिसिपैलिटी में? 18। वो किस शेड्यूल में होता है? 12 शेड्यूल में होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। ये सवाल समझ में आया सबको? डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है नहीं हिसाब किताब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Giving representation to members of the parliament and state legislature in पंचायत is a compulsory provision। नहीं, compulsory provisions नहीं होता है ये आपका। हम लोग देखते हैं कि voluntary provision होता है। दे भी सकते हो, जरूरी नहीं है दो, पर दे सकते हो। इसका क्या कह रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि पंचायत में वैसे मेंबर्स भी होने चाहिए कंपल्सरीली जो उस इलाके के एमपी हैं। यार एमपी के पास और भी बहुत सारा काम है। एमपी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। पहले तुम सरपंच मुखिया का इलेक्शन जीतते हो, और फिर कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ते हो, फिर तुम जाकर के एमएलए का इलेक्शन लड़ते हो, फिर जाके तुम एमपी का बनते हो। तो एमपी क्या करता है? ऐसे बहुत सारे, इसमें कोई कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज इज अ वॉलंटरी प्रोविजन। नहीं, ये भी गलत है। ग्राम सभा का नेसेसरली होना, वो उसका बेसिक यूनिट है ग्राम सभा, तो ये कंपलसरी प्रोविजन है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2। 33 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। OSCBC क्या है? OSCBC उड़ीसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट है। स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस है। तो क्या है?
इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? 1993 में। ये स्टेटमेंट सही है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, अगर ऐसा भी आ जाए तो सही है। एंड टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर इज ऑफ 3 इयर्स, ये भी सही है। तो तीनों सही है, बोथ ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशंस। तो ह्यूमन राइट कमीशन का सिंपल फंड ऐसा समझो कि ह्यूमन राइट्स का जहां जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स को इम्पैक्ट किया जा रहा है या ह्यूमन राइट्स खतरे में, हम लोग देखते हैं वहां पर ही ह्यूमन राइट कमीशन में बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, जजेस भी होते हैं, है ना, रिटायर्ड जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं स्टेट सर्विस में अगर है, मतलब उड़ीसा में। तो ऐसे सिचुएशन में ये कोई भी मैटर को जाकर के सुओ मोटो भी परस्यू कर सकते हैं। कहीं पे उनको लग रहा है कि अंडर ट्रायल्स के साथ ज्यादती हो रही है या पुलिस टॉर्चर केसेस ज्यादा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में खुद भी जाकर के मैटर को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट दिख रहा है? टू इंक्वायर सुओ मोटो और ऑन पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय द विक्टिम और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। तो ये स्टेटमेंट सही है। कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, खुद से भी कर सकता है तो क्या है, सुओ मोटो। किसी कोई पिटीशन दायर कर दिया तो भी उसको काम होने से मतलब है, सुओ मोटो भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। ऐसा कोई भी मैटर जो किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, बीच में भी हो, अगर कोर्ट उससे इजाजत दे दे तो उस पर्टिकुलर मैटर पे वो अपना परस्यू कर सकता है, अपना वो इनपुट दे सकता है या उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को रोकना उसकी जिम्मेदारी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 सही। क्वेश्चन नंबर 36 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, जस्टिस चितरंजन मोहापात्रा। ठीक है, ये पता था किसी को क्या? नहीं पता था? बी है इसका आंसर, जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल, जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल। चलो एक्टिव तो कम से कम। चेयरपर्सन ऑफ ओएसबीसी। अब देखो तुम्हारा ओएसबीसी कवर हो गया यहाँ से, और इसको मिला करके पढ़ लो तो रघुनाथ बिस्वाल तुम्हारे ऐसे। ये इस टेस्ट पेपर की एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसके थ्रू तुम अपना सबऑर्डिनेट जुडिशरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे पूरा, है ना, अच्छे से हो जाएगा। और जैसे तुम्हारे ये सारे ह्यूमन राइट हो गया, ओएसबीसी हो गया, या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इन सब के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन हैं तो तुम उसको कर सकते हो। तो जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ उड़ीसा ग्राम पंचायत। देखो ये सवाल पहले भी पूछा गया है ना, तो तुम इसका आंसर यहां से निकाल सकते हो। यूपीएससी में एक ट्रिक और नोट कर लो, यूपीएससी ना सवाल का जवाब कई बार दूसरे सवाल में मिलता है, और अक्सर वो जो सवाल तुम सॉल्व कर रहे हो ना उसके 2-3 सवाल नीचे रहेगा, वो एक ही जो सवाल वहां पूछा है ना, कोई एक दूसरे ऑप्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन जो दिया है ना उसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर कहीं पर किसी दूसरे स्टेटमेंट में कहीं पे उसका होगा। ऐसा होता है, 3-4 साल में ऐसा एक बार होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना वो एक तरीके का ट्रेजर हंट होता है। कुछ कुछ क्लूज यूपीएससी देगा, और उस क्लूज को तुमको पकड़ना है बहुत एक्टिवली। तो रात को अच्छे से सो करके जाना भाई, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। मैं अपने अटेम्प्ट में सो ही नहीं पाता था, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो जाता है कि नींद नहीं आती है। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो नींद नहीं आएगी। ऐसे सिचुएशन में एक दवा ले लेना अपने साथ हेडेक का हमेशा। ये सब कोई बताएगा नहीं, एक होता है ना डी कोल्ड या जो भी हेडेक के लिए, क्योंकि तुमको सुबह बहुत हेडेक होगा। एक दवा रख लेना, पानी वानी पीना, आराम से लग जाना, विक्स सेक लेना, सर पे रगड़ लेना, या फिर एक रेड बुल लेकर के चले जाना। ये फैक्ट है, ये सब कोई बताएगा नहीं, ये 3-4 अटेम्प्ट के बाद समझ में आएगा तुमको। एक रेड बुल ले लेना, थोड़ा सा एकदम आँख खुला रहेगा तुम्हारा, है ना। तो ये सब चीज़ का खास ख्याल रखो। एक पेंसिल रखना अपने पास। लड़कों को क्या लगता है भाई, एक पेन है चलो उसी से पूरा दुनिया फतह कर लेंगे, एक पेन से। लड़कियां क्या होती है, 4 किस्म का पेन रखेंगे, ग्रीन भी, रेड भी, स्पार्कल पेन भी होगा, एक पेंसिल भी होगा, पेंसिल में रबर लगा हुआ होगा। ये सारी चीजें इतने लड़कों को करने की जरूरत नहीं है। 2 ब्लैक पेन रखो और एक ब्लू पेन और एक पेंसिल रखो, बस पहुंच जाओ। और क्योंकि सब सर्कल भी तो करना है भाई, तो ये सब कर लेना, ये सब बहुत जरूरी चीज होता है, मैं बता दे रहा हूँ। द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ उड़ीसा ग्राम पंचायत, ये प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए तो तुमको पेन प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। 10-12 पेन तुमको रखना पड़ेगा एक बैग में, जिसको आधा आधा खाली है, वो स्मूथ होना चाहिए, कट कट लिखना है उससे।
ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी करो काम हो जाएगा। The first legislation of Odisha Gram Panchayat Act prescribing constitution powers was passed in the year 1948. Already पूछा गया है सवाल। 38 में आ जाओ। The district of Jagat Singhpur fall in the Central Revenue Division. ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा देख लो, For the efficient administration of the state, Odisha has been divided into 3 revenue। तो सवाल का जवाब मिल गया, ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। अब देखो ये सवाल से तुमको पूरा सवाल का पता चल गया। संबलपुर हेडक्वार्टर है क्या सदर्न रेवेन्यू डिवीजन का? संबलपुर तो नॉर्थ में है, ये साउथ में पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट उड़ीसा का मैप एक सामने रखो और उसके डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ उसको देखते रहो। कल को क्या पता है उस डिस्ट्रिक्ट में तुम डीएम बन के चले जाओ, तो फिर इसलिए पढ़ा पढ़ा लगना चाहिए। अब देखो बेरहमपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेवेन्यू डिवीजन, और थर्ड क्या है, कटक इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू डिवीजन। तो कटक तो सेंट्रल में है लेकिन बहरमपुर साउथ में है, तो उसको कट कर दो, ऊपर वाला कट हो गया। आंसर क्या है? ओनली वन। ठीक है, 3 रेवेन्यू डिवीजन है, कौन इसका हेड होगा? हर एक रेवेन्यू डिवीजन का डिविजनल कमिश्नर। नेक्स्ट आ जाते हैं, which among the following was done first in Odisha amongst all the states in India? सबसे पहले ऐसा क्या चीज किया गया था? क्या सेपरेट सीट फॉर वुमेन रखा गया था पंचायत में, या पंचायत समिति बनाई गई थी, या रिजर्वेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट को, या पीसा के थ्रू इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था? पीसा क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज एक्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उड़ीसा में किया गया था। उसमें क्या होता है, ग्राम सभा वाले जो लोग ओपिनियन देते हैं ना, ग्राम सभा, क्योंकि ट्राइबल एरियाज को बिलोंग करता है, जहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे ग्राम सभा ज्यादा सशक्त होता है। सशक्त मतलब क्या? ग्राम सभा जो ओपिनियन देगा ना, उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, वो बाइंडिंग होता है एक तरीके से। तो पीसा के थ्रू उनको ज्यादा स्पेशल पावर दिया जाता है कुछ चीजों में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उड़ीसा में किया गया था, तो 40 का आंसर है डी। अब इसी चीज को देखो 41, इन विच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज और पीसा वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट? कब किया गया था? 1996 में किया गया था, 1996 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, पंचायत समिति इज द इंटरमीडिएट लेवल, होगा इंटरमीडिएट लेवल। सबसे लोअर लेवल क्या है? ग्राम पंचायत। उससे ऊपर क्या है? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर क्या है? जिला परिषद। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। नॉमिनल ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज 5 years, सही है। बीच में डिसॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और अगर डिसॉल्व हो गया तो नया इलेक्शन होगा, तो कितने साल तक होगा? जो बच गया है उतने साल तक वो रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जिला परिषद इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। Which among the following is a municipal corporation in Odisha? तो इसका आंसर क्या है? बेरहमपुर। बेरहमपुर, बरनपुर बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? बरनपुर, चलो ठीक, बरनपुर। मुझे तो बेरहमपुर लग रहा था शुरू में मुझे लगा बेरहमपुर है कुछ। यूपीएससी इतना बेरहम है कि ऐसे ऐसे सवाल तुमको याद आ ही जाएंगे। बरहमपुर। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट एक्सटेंड्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है। दूसरा, द ओडिशा हाई कोर्ट वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन द ईयर 1950। हम लोग देखते हैं कि 1948 में आया था, 26 जुलाई 1948। और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हाई कोर्ट में मैटर एपिलेट जुरिसडिक्शन के थ्रू जाता है, सिविल और क्रिमिनल। स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। विथ रिस्पेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट, वेरी गुड, एकदम गुड। ठीक है, इनकरेक्ट, इसको अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट। तो क्या होगा? 2 ओनली। आंसर क्या है? बी। With respect to High Court of Odisha, consider the following statement. The original jurisdiction of High Court extends to matter of contempt of court. मैंने पढ़ाया है contempt of court कौन से 2 कोर्ट दे सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। Which articles? 129 and 215। कोई एक्ट है क्या contempt court से रिलेटेड? contempt of court act 1971। यार ऐसे कैसे चलेगा? सब पढ़ा के बैठा होता है, डिस्कशन किया है। सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट एग्जांपल दिया था कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑन स्कैंडलाइजिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट।
दो कोर्ट्स हैं जिनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, जो भी वहां पे डिसीजन लिए जाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज अ पब्लिक रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर प्रेसिडेंट्स। बताया था, वही सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सही है। अरे यार मैं भी सर थोड़ा सा लैक्स हो जा रहा हूँ, नहीं समझो, भावनाओं को समझो। ये हो गया, इनकरेक्ट है तो मतलब इधर वन और गुड। With respect to High Court of Odisha, consider the following statements. State legislature can determine the extent of jurisdiction of High Court to any union territory. State legislature करेगा क्या? State legislature नहीं करेगा, तो इसका क्या है आंसर? 46 पहला स्टेटमेंट गलत है, पार्लियामेंट करेगा। At the age of 62 years, the Chief Justice of Odisha High Court retires. सही है क्या? सही है, 62 साल में रिटायर करेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है, तो फिर आंसर क्या होगा? 2 ओनली। Who is the first Chief Justice of Odisha High Court? तो हम लोग देखते हैं, जस्टिस बीरा किशोर राय, बीरा किशोर राय, ठीक है, तो 47, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में देख रहे हैं, एडवोकेट जनरल के बारे में बात हो रही है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वैसे एडवोकेट जनरल होता है। इन सारे स्टेटमेंट्स को समझो। पहला, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अपॉन सच, मैंने क्या बताया था, एडवोकेट जनरल वकील होता है स्टेट गवर्नमेंट का, अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको लीगल ओपिनियन देगा कि नहीं देगा, या उसको जो भी चाहिए होगा वो लीगली वो उसको हैंडल करेगा। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अपॉन सच लीगल मैटर्स which are referred to him by the governor, ठीक है, गलत नहीं लग रहा है। To perform duties of a legal character assigned to him by the government, ठीक है। To discharge the functions conferred on him by the Constitution of India, ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, सारे स्टेटमेंट हाँ, by the assigned to him by the, to perform duties of a legal character assigned to him by the government भी तो सही है। देखिए बता देता हूँ, पहला स्टेटमेंट देखिए, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को एडवाइस दे रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, ऑफ अ लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय द, वो किसका वकील है? गवर्नमेंट का वकील है ना। अब देखिए दो चीज को बहुत क्लियर समझिए, गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कोर्ट में जाकर के, कौन से हाई कोर्ट में जाकर के, ये सुप्रीम कोर्ट में, जिस किसी स्टेट गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अटॉर्नी जनरल करेगा, और अटॉर्नी जनरल के अंदर सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं ना, वो लोग जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। अब आते हैं कि भाई क्या वो प्रेसिडेंट के साथ भी ओपिनियन सीख करते हैं, तो हम लोग देखते हैं अटॉर्नी जनरल के केस में आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है, उसमें प्रेसिडेंट के पास वो किसी मैटर को ले जाते हैं और प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भाई सरकार इसके बारे में जानना चाहती है, तो प्रेसिडेंट वो मैटर को कहाँ ले जाती है? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को ले जाता है। तो गवर्नमेंट भी इंटायरली गलत नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट भी होगा, तो सारे स्टेटमेंट सही है, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 49, एडवोकेट जनरल के बारे में बात किया जाता है 164 में, 164 में, ये स्टेटमेंट सही है। एडवोकेट अशोक के परिजा है। द सैलरी एंड अलाउंसेस इज चार्ज्ड अपॉन, नहीं, क्यों? क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक सरकार रहेगी, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति है ना वो, समझ रहे हो? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 164 नहीं है क्या? 164 ही है, चेक कर लीजिए, गूगल कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल देख लीजिए, एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में, वन 165, गुड, 64 नहीं है भाई, 165, 165, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या है? ओनली 1। आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? ए, 165। अब इससे तुम याद रखना 165। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, कब आया उड़ीसा? 1936 में। और हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कब बना है? 1948 में। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। चलिए
ठीक है, लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन समटाइम। थैंक यू।